सत्यसिद्धि.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर आई है। अगर इस खबर में दम है तो निश्चित तौर पर ये शायद कोरोना की जो चिकित्सा हो रही है उसमें एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। अमेरिका के टेक्सास के एक डॉक्टर ने दावा किया है कि वो अस्थमा के इलाज में आने जो एक दवा है उसका प्रयोग करके कोरोना के रोगियों को कि 100% रोगी जो है उससे ठीक हो गए। उनका ये भी दावा है कि कैंसर का भी एक पेशेंट उनके पास आया जो कोमोर्बिड था, उसको कोरोना हो गया था, तो उसके कोरोना का भी उन्होंने इलाज उसी मेथड से कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और जाहिर सी बात है कि जो जिस तरह से चिकित्सा हो रहा है उसमें बड़ा बदलाव ला सकता है। चूंकि इस पर कैंसर के रोगी को भी ठीक करने की बात की और बहुत सारी बातें भी उन्होंने की, तो इसलिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुधीर रावल को, जो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। एक खबर आपने देखी होगी डॉक्टर साहब। बहुत सीधे सवाल पर मैं आता हूं और इसमें ये कहा गया है कि अमेरिका के टेक्सास के एक डॉक्टर हैं रिचर्ड बर्टलेट। तो डॉक्टर रिचर्ड बर्टलेट का कहना है कि अस्थमा के इस्तेमाल के इलाज में जो उपयोग किया जाता है एस्टेरॉइड, उन्होंने एक ब्रांड नेम भी दिया है, उसका उपयोग करके उन्होंने कोरोना का जो इलाज किया और उसमें उनको 100% सफलता मिली और वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही माकूल इलाज है। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरा अपनी पहली टिप्पणी में बताएं। ये स्टेरॉइड पहले भी कोरोना में ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। जो डॉक्टर रिचर्ड ने कहा है वो अस्थमा में जो हम पफ देते हैं, ये लोकल स्टेरॉइड की बात करी है। जबकि एक स्टडी जो आई थी वो ट्रायल था, रादर इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा जो हम लिटरेचर में मानते हैं, इंग्लैंड से था कि डेक्सामेथासोन अगर आप देते हैं इन पेशेंट्स में जो अस्थमा जो कोविड हैं, कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, उनमें डेफिनेटली पेशेंट्स डिटोरेट नहीं करते हैं और वो इम्प्रूव कर जाते हैं। वो दे डोंट गो टू द वेंटिलेटर और मे बी अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा में यूज़ होने वाली दवाएं जनरली टॉपिकल होती हैं, गले में यूज़ आती हैं वो। तो अगर लॉजिकली माने तो ये प्रोबेबली काम करती होगी, लेकिन इसमें डेटा भी कुछ नहीं है। एक डॉक्टर ने अगर बोला है तो उसका मतलब ये नहीं कि 100% ये सही है। इट हैज़ टू बी टेस्टेड बाय अदर डॉक्टर्स एंड देन इट हैज़ टू बी टेस्टेड बाय ट्रायल्स, रैंडमाइज्ड ट्रायल भी से कि एक पेशेंट को हम देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, और दूसरा अगर डिटोरेट करता है तो उसे हम फिर ये दवा पर देते तो वो इम्प्रूव करता है। जब तक ये डेटा नहीं आते तब तक इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, स्टेरॉइड्स आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग कोरोना और उसी की वजह से वर्ल्ड ओवर डेथ रेट बहुत कम हो गया है। इस वक्त देखें तो इंडिया में 2.4% है, जबकि अगर वैसे देखें पर मिलियन डेथ इंडिया में 14.6 हैं केवल, जो ग्लोबल डेटा से 1/3 है। So that way things have improved in corona because there is some treatment for this disease, and especially if it is given in the early part of the suffering, early course of the disease, patient definitely can come out. तो क्या भारत में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है? जो स्टेरॉइड है उनका इस्तेमाल हो रहा है? Yes. स्टेरॉइड तो रेगुलर यूज हो रहे हैं। रादर जो इंग्लैंड की स्टडी आई थी उसके आने के पहले ही स्टेरॉइड यूज हो रहे थे यहाँ पर भी। और लो मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस होता है, एक ब्लड थिनर होता है, वो यूज होने शुरू हुए जब इटली से ऑटोप्सी हुई। इटली में जब 50 पेशेंट की ऑटोप्सी हुई तब उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे इनका जो मैकेनिज्म ऑफ डेथ डिफरेंट है। मैकेनिज्म ऑफ डेथ बेसिकली बॉडी रिएक्शन है, न कि वायरस तो आपके गले में पड़ा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाक में पड़ा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नीजिंग एंड ऑल जो कोल्ड कफ होता है वायरस से ही होता है, आए दिन हमें होता रहता है। लेकिन जो बॉडी मैकेनिज्म है वो पेशेंट को मारती है। तो बॉडी जो रिएक्शन है उसे कम करने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं और स्टेरॉइड दिए जा रहे थे। लेकिन इंग्लैंड से बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ आया कि वन शुड यूज दिस मेडिसिन, बट बिफोर दैट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर यूजिंग। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और जाहिर सी बात है कि ये हमारे यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि डेथ रेट जो है वो बहुत कम हुआ है। लेकिन ये जो डॉक्टर बर्टलेट हैं वो जो इस्तेमाल का तरीका बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी इनहेलर से आप नहीं ले, नेबुलाइजर से लें, ताकि वो लंग्स तक सीधे पहुंचे और लंग्स में
जो इस वायरस के कारण कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जो कि हमारा जो सिचुएशन है उसके खराब होने का, डिटोरिएट होने का कारण बनता है, उस केमिकल को वो खत्म कर देता है। तो ये इस तरह की कोई स्टडी हुई है इसमें क्या? नहीं, अभी स्टडी नहीं हुई है। डॉक्टर रिचर्ड का अपना ऑब्जर्वेशन है और मैं कहूंगा कि ये हो सकता सही हो, मोस्ट प्रोबेबली ये सही होगा। only thing we need is it has to be used by other centers and then the data have to come up, but there is no harm in using this medicine. One thing is this is very benign. only thing is that overuse नहीं होना चाहिए। overuse अगर स्टेरॉइड का होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। वैसे अगर सामान्य रूप से इस्तेमाल हो रहा है तो क्या साइड इफेक्ट, कुछ साइड इफेक्ट हैं, कोई और परेशानी? साइड इफेक्ट्स स्टेरॉइड्स के होते हैं, ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है। अगर डायबिटिक पेशेंट्स में तो हैं तो आपके ऊपर डायबिटीज को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म अगर स्टेरॉइड देते हैं तो उसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। उसमें ओबेसिटी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्किन में चेंजेस आते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है। तो मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में उससे जो भी पेशेंट है, जो रोगी है, उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है और बाद में जो नुकसान है उसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। इसमें जो ये कह रहे हैं, ये मैं कोरोना के इम्पैक्ट को समझने के लिए जरा सवाल पूछ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि कोरोना का जो वायरस है एज सच वो जो है वो मारता नहीं है, बल्कि वो हमारे लंग्स में कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा करता है जिसके चलते लंग्स जो है वो चोक होने लगता है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? और ये जो कह रहे हैं कि ये जो आस्थमा वाली दवाइयां हैं ये जाकर के उसी केमिकल को क्लीन करती है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही मैकेनिज्म है। ये पहले गले से लंग्स में जाता है। लंग्स में रिसेप्टर होते हैं, एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू ये लंग्स में घुस जाता है। उसके बाद लंग्स में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी पूरी की पूरी बॉडी रिएक्ट करती है लंग्स में ही जाके, और वो उसमें एक सब्सटेंस होता है IL-6, हम कहते हैं उसे इंटरल्यूकिन 6 स्टॉर्म आता है, मतलब बहुत सारे रिलीज होते हैं। और उसे रोकने के लिए आपका एक तो स्टेरॉइड अगर शुरू में देंगे तो वो उस स्टेज पे पहुंचेगा नहीं मरीज, लेकिन सपोज मरीज उस स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ IL-6 स्टॉर्म आ सकता है या बिगनिंग है, तो वहाँ पे दूसरी दवा भी है टोसिजुलमैब, विच इज also being used very frequently in India and everywhere, and it helps in bringing these patients out of the danger for going to the ventilator. अगर वेंटिलेटर पे पेशेंट चला गया तो उसकी मॉर्टेलिटी बहुत हाई है, ओनली 2 या 3% बचते हैं, बाकी कोई नहीं बचा पाते। और बिगनिंग में यही हुआ था, जब चाइना से ये इटली पहुंचा तो इटली में सबने वेंटिलेटर पे रखना शुरू करा क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं थी। बाद में इटालियन ने डिटेक्ट किया कि वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, आप वेंटिलेटर पे जाने ही नहीं दो। तो इस तरह ये he is right. Only thing it has to be proved by other centers and the literature में पेपर आने चाहिए इसके। अच्छा, वो एक दावा और कर रहे हैं कि ये ताइवान, जापान, सिंगापुर और आइसलैंड, इसमें ये जो प्रोसेस है यदि स्टेरॉइड के जरिए ट्रीटमेंट का, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया और इसलिए वहां पर डेथ जो है बहुत कम हुई। ताइवान में सिर्फ 7 लोगों की डेथ हुई, जापान में भी इतनी बड़ी आबादी है और बहुत कम, कोई 1000 वगैरह की डेथ हुई। और इनका जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं कि ये भारत की तरह जो है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। हम लोग जो कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं और इतनी ज्यादा आबादी है कि सोशल डिस्टेंसिंग इनके लिए भी एक मुश्किल काम है। तो अगर वो इतना सक्सेसफुली वहां यूज हो रहा है तो क्या मतलब उसके हिसाब से भारत में ऐसा नहीं लगता कि अभी पूरी तरह से यूज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था? नहीं, इसमें एक है, ये जो वियतनाम है, आपका ताइवान है या जापान है, इन देशों में कुछ ना कुछ लैटरल इम्यूनिटी का फर्क है। कारण है वो ये है कि यहाँ पे सार्स इन्फेक्शन ऑलरेडी काफी रहा है, तो दैट मे बी गिविंग सम लैटरल इम्यूनिटी टू द कोरोना पर से, बिकॉज कोरोना बिलोंग्स टू सार्स फैमिली। एक तो ये कारण है। इंडिया में ये है कि सार्स का इन्फेक्शन नहीं रहा, इंडिया में और वायरस जरूर रहे हैं। जहाँ तक स्टेरॉइड का सवाल है, वो सभी जगह यूज हुआ है, उसके बाद जैसे ही आया, वैसे पहले भी यूज कर रहे थे, जितना बाहर यूज हो रहा है उतने इंडिया में भी यूज हुआ है। तो इंडिया में मॉर्टेलिटी थोड़ी सी इन लोगों के, इन देशों के कंपैरिजन में हाई है। दैट मे बी रिलेटेड टू दिस लैटरल इम्यूनिटी व्हिच ऑलरेडी दैट पॉपुलेशन माइट हैव गॉट। इसके अलावा ये एक और जो सलाह दे रहे हैं कि वो नेबुलाइजर के थ्रू होना चाहिए, मतलब
और शायद वो पाइप डाल नेबुलाइजर के रूप में और वो सीधे लंग्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जो ट्रेडिशनल मेथड था स्ट्राइड का, उसकी जगह ये नेबुलाइजर सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये कितना इफेक्टिव हो सकता है? नहीं, ये भी स्टेरॉइड नेबुलाइजर से भी दिया जाता है। और जब ये पेशेंट्स आने शुरू हुए थे वर्ल्ड में, तो गाइडलाइन ये थी कि नेबुलाइज नहीं करो, उससे ये फोमाइट्स बनेंगे, तो जो भी ट्रीटिंग हेल्थ केयर वर्कर है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए पीपल वर अवॉइडिंग नेबुलाइजर, या डॉक्टर पेशेंट है खुद ले ले तो खुद ले लेते, तब देन इट इज ऑल राइट। अदरवाइज तो स्टेरॉइड नेबुलाइजर से भी दिए जाते हैं, बट पफ इज मोर कॉमन इन अस्थमा पेशेंट। हर जगह नेबुलाइजर नहीं ले जा सकते बिकॉज इट्स मशीन। तो ज्यादातर क्या होता है कि पफ दे दिए जाते हैं पेशेंट को, जैसे ही उससे थोड़ा बहुत अटैक आता है वो स्टेरॉइड यूज कर लेता है। यहाँ पे इन्होंने जो ये नया, मतलब मेनली ही हैज यूज्ड नेबुलाइजर, सो दैट एक्चुअली लीड्स ऑल द स्टेरॉइड जो फोम्स हैं जो बनेंगे वो सीधे सीधे लंग्स में जाएंगे। पफ जो होगा वो गले में रह जाएगा। तो दैट वे मैं जैसे आपको पहले भी कह रहा हूँ, लॉजिकली ही इज राइट, कॉमन सेंस कहती है इट शुड वर्क एंड इट इज लोकल, इट्स नॉट स्टेरॉइड जो आपको आईवी देने पड़ेंगे डेक्सामेथासोन, जिसके और साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स और कम होंगे। सो दैट शुड वर्क, बट देन वन हैज टू हैव more data and scientific papers also on this. तो जाहिर सी बात है कि जब तक उसके बारे में प्रयोग नहीं करें, लेकिन एक रिपोर्ट में देख रहा था कि ब्रिटेन में जो स्टेरॉइड्स हैं उनका काफी इस्तेमाल हो, क्या वहां से कोई खबर है कि वहां पर जो है इसका नेबुलाइजर के थ्रू इस्तेमाल किया गया हो? No. ब्रिटेन से जो रिपोर्ट आई थी वो डेक्सामेथासोन की थी। डेक्सामेथासोन इज आल्सो स्टेरॉइड और वो उन्होंने आईवी यूज किया था। और इंडिया में आईवी स्टेरॉइड बहुत यूज हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में भी we have treated more than 200 patients and there is no mortality, and our hospital our staff healthcare worker all got infected. Around 160 or 170 of healthcare worker from Rajiv Gandhi, they got infected and everybody survived. And we used steroid whenever the patient's fever continued. We used to give steroid, first oral and then IV, and all the patients they came out. Not a single patient or healthcare worker from our hospital has gone on to the ventilator. निश्चित तौर पे दिस इज ग्रेट। मतलब ये खबर सुन करके लोगों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि अभी भी कोरोना के साथ मौत का टैबू जुड़ा हुआ है। बार बार लोग सोच लेते हैं कि इससे मौत हो जाएगी, और ये आपने बताया कि एक सारे के सारे कोई 200 पेशेंट, 200 लोग इन्फेक्टेड हुए और फिर ठीक भी हो गए। तो ये एक बड़ी खबर जो है निश्चित तौर पर ये की जाएगी। एक उसमें उन्होंने 2 दावे किए हैं डॉक्टर बर्टलेट ने, रिचर्ड बर्टलेट ने। एक उन्होंने कहा कि एक पेशेंट जो कि कैंसर का पेशेंट था और काफी सीरियस स्टेज में था, उसको भी उन्होंने इलाज किया, और दूसरा एक जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट का भी इलाज किया, और दोनों में कोरोना संक्रमण खत्म करने में उसको सफलता मिली। तो ये कोमोर्बिड जो है उनका इलाज हो सकता है क्या? जी जी, कोमॉर्बिड पेशेंट हमारे यहाँ भी इंडिया में बहुत ट्रीट हुए और ठीक हुए हैं। और मेनली स्टेरॉइड का रोल रहा है। कुछ पेशेंट्स में हम लोगों ने रेमडेसिविर भी दी है, पर जनरली स्टेरॉइड से वो ठीक हो गए। जो ये डॉक्टर रिचर्ड बता रहे हैं, बिकॉज ये टॉपिकल दे रहे हैं, यहाँ से सीधे लंग्स में जा रहा है, दिस मे बी क्वाइट वेरी इफेक्टिव। लेकिन यही है, जैसे मैंने कहा कि वी नीड मोर डेटा एंड मोर स्टडीज ऑन दिस, बट डेफिनेटली इफ इट हैज हैपेंड, तो आई विल नॉट डिनाई कि दिस इज रॉन्ग रिपोर्ट और समथिंग, बट इट हैज टू बी प्रूवन साइंटिफिकली विद मोर डेटा एंड मोर स्टडीज। मैं चूंकि कैंसर के रोगियों से आप लगातार डील करते हैं, मैं ये एक जानकारी लेना चाहूंगा कि जो कैंसर के रोगी हैं उनको ये कोविड टाइम में क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, कितनी आ रही हैं, और उनका जो रेगुलर इलाज है वो संभव हो पा रहा है या नहीं? नहीं, देखिए, जब शुरू में पेंडेमिक शुरू हुई थी तो लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में हम लोगों ने गाइडलाइन बनाई अपने हॉस्पिटल में भी, एंड वर्ल्ड ओवर देवर गाइडलाइन के कौन से पेशेंट्स हमको इमरजेंसी में ट्रीट करनी चाहिए, जिनमें हम डिले कर सकते हैं उन्हें डिले कर दें, बिकॉज अगर वो इन्फेक्ट होते हैं तो मॉर्टेलिटी हाई होगी। और इसीलिए ऑपरेशन में अगर करते हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट में अगर आप रूटीन ऑपरेशन करते हैं तो 20% हायर चांसेस है उसके डेथ होने के। हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट ऑपरेशन के लिए आते थे, हम लोग कोविड टेस्ट करते थे, कोविड पॉजिटिव होते थे तो हम उन्हें घर भेज देते थे इलाज के लिए। ज़्यादातर वो एसिम्प्टोमेटिक होते थे। लेकिन जो कीमो वाले पेशेंट थे उन्हें भी हमने कीमो अवॉइड करके, जब कोविड ठीक हो जाता था, देन वी टुक देम फॉर दीज ट्रीटमेंट,
नाउ अगर मान लिया कोविड पेशेंट है और उसमें सर्जरी करनी ही करनी है, इमरजेंसी है, मान लिया कोई इंटेस्टिनल परफोरेशन है या कोई ऐसी डिजीज है, हाई बर्डन डिजीज है जहाँ कीमो देना ही देना है, तो वो दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया। और कीमोथेरेपी में रादर एक थॉट ये है कि बिकॉज कीमोथेरेपी इटसेल्फ रिड्यूसेस द इम्यून सिस्टम, सो प्रोबेबली कोविड पॉजिटिव पेशेंट में कीमोथेरेपी देना वो शायद सेफ ही है, वो खतरनाक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव परफेक्ट नॉलेज, इट इज इवॉल्विंग नाउ, so this is how we could manage. Now we know that the treatment is there. We have operated patients who have become negative after COVID, so there was an impact, some delay हुआ treatment का, but finally they are getting their treatment. आप ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, मैं एक तो आजकल दिल्ली में खासतौर पर प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है, तो एक तरफ ये प्लाज्मा और दूसरी तरफ एस्टेरॉइड है, तो विच वन इज बेटर, या अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसमें इनका इस्तेमाल है? इनका अलग अलग स्टेज है। स्टेरॉइड पहले आता है, जैसे मरीज बीमार हो, उसे फीवर नहीं, अगर 1-2 दिन उतरा तो स्टेरॉइड दे दीजिए आप। अगर थोड़ा बहुत सांस वास का है तो स्टेरॉइड इंजेक्टेबल लगा दीजिए, यू कैन इंक्रीज द स्टेरॉइड डोज। अगर उसके बाद भी नहीं वो इम्प्रूव कर रहा है, देन द रेमडेसिविर एंड प्लाज्मा दे विल कम। तो प्लाज्मा का थोड़ा लेट रोल है। अभी तो जिस तरह रिसर्च चल रही है तो उसमें प्लाज्मा की तरह ही इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने का चल रहा है। अगर वो आप एंटीबॉडीज निकाल पाते हैं तो वो प्लाज्मा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह जो रिसर्च चल रही है तो उसमें होपफुली थिंग्स विल बी डिफरेंट इन नेक्स्ट मे बी 1 or 2 months। ये भी बहुत अच्छी खबर आई आपने, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये पैंडेमिक जो है अभी ये महामारी अभी इसी जुलाई अगस्त में खत्म नहीं होने वाली है। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में इससे भी बड़ा एक आ सकता है और फिर उसके बाद भी आ सकता है। एक सवाल अगेन जो है, जो रिचर्ड नहीं उठाया, उनका कहना है कि ये जो वैक्सीन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो उनका कहना है कि कोई परफेक्ट वैक्सीन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो कोरोना का जो वायरस है ये बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा है, यानी अपना स्वरूप ही बदल लेता है। तो जैसे यूरोप में, अमेरिका में फ्लू के वैक्सीन वो हर साल बनाए जाते हैं, हर साल लगाए जाते हैं, तो उनका कहना है कि अगर कोई वैक्सीन टेम्पररी होगा, कोई ऐसी उम्मीद अगर कर रहे हैं लोग कि कोई ऐसा वैक्सीन आएगा जो कई लंबे समय तक उनको एक प्रोटेक्शन देने वाला है, तो ये नहीं होने वाला। नहीं, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं है इस वायरस की, क्योंकि ये अभी रिसेंटली 5-6 महीने से हमारे साथ है। लेकिन अगर आप वैसे इसका जीनोम देखें तो इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है वो बहुत स्टेबल है। एंड स्पाइक प्रोटीन क्योंकि स्टेबल है तो इसलिए वैक्सीन कायदे से बनानी, थ्योरेटिकली वी शुड बी एबल एंड इट शुड बी इफेक्टिव आल्सो, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस नहीं हुए हैं। चेंजेस होते हैं केवल जो स्ट्रेन में चेंज हुए हैं। देयर आर मेनी स्ट्रेन बट दैट डजंट मीन एनीथिंग। अगर स्पाइक के प्रोटीन अगर स्टेबल है तो वैक्सीन शुड वर्क। और अभी तक जो अभी कल की न्यूज आई है, लैंसेट में है, फाइजर ने जो वैक्सीन बनाई है वो बेस्ट है। दिस वाज ट्राइड इन जर्मनी एंड उसके बाद मॉडर्ना जो अमेरिकन वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी है पर इतने अच्छे नहीं है उससे रिजल्ट जितने के फाइजर के। फाइजर की वैक्सीन से तो ये कि जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुए हैं पेशेंट्स में या जो ट्रायल में जो पेशेंट और जो वॉलंटियर हैं वो उन पेशेंट से ज़्यादा हैं जो रिकवर हो रहे थे कोरोना के बाद, उनसे भी 200 टाइम्स ज़्यादा एंटीबॉडीज हैं उनमें। तो theoretically तो one should be able to make the vaccine and it should work. It's not, I will not agree with him on this, but I may be wrong. Reason is this science is, corona science is evolving. We don't know much. I remember when HIV came in 83, 84, I was medical student and in our books only 3 or 4 line used to be there about AIDS, acquired immune deficiency syndrome. And by the time I came in internship, there are books about AIDS. So this is how the science evolves. But now since we have these things, we will come to know another thing which is not there, which actually existing for last 7-8 months, is that not a concrete evidence of second infection has occurred in anybody. If there is a second infection in anybody, or there is another pandemic or epidemic or something, group of the people infected getting infection second time, this means this will not work. The vaccine will not work, which has not happened so far. Let us see what happens in future. हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है जिसमें किसी को दोबारे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ हो। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल
मैं इसको लेकर के पूछना चाहूंगा कि ये जो कई सारी खबरें आ रही हैं, ब्रिटेन से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं कि भारत में जो है दिसंबर जनवरी में कोरोना का एक सेकेंड वेव आएगा और जितना बड़ा ये वेव है उससे भी बड़ा होगा, ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, ज्यादा डेथ्स भी हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई दिखाई दे रही, कोई साइंटिफिक एविडेंस इसका दिख रहा है या लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं? देखिए, कहने को तो यहाँ बहुत चीजें आई। पहले हुआ कि इनक्यूबेट कर रहा है वायरस मई में और यहाँ बम की तरह फटेगा दिल्ली में, ये होगा वो होगा, से ये सब अनुमान है, अटकलें हैं। आप पिछली पैंडेमिक जो 1918 में आई थी उसके बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम क्या हुआ, कि उसमें भी 3 वेव आई थी और थर्ड वेव में जो भी इन्फेक्ट हुआ वो मरा। बट देन उस वक्त साइंस इतनी इवॉल्व नहीं थी, ये भी नहीं मालूम कि वो इसी की वजह से थी या कुछ और हो गया था किसी को, कि उस वक्त तो लोगों को वायरस के बारे में इतना नहीं मालूम था कि ये पैंडेमिक वायरस है। उन्होंने समझा ये बैक्टीरिया से है, and they made a vaccine against that. America made a vaccine and it was given to around 20,000 people and that did not work at all. So saying that कि ये next wave आएगी या वो आएगी, I'll not agree. I'll probably wait. But only thing that second wave can come is our elderly people जो infect नहीं हुए तो हो सकता है उनमें आ जाए। दूसरा ये है कि ये हो सकता है कि जब जो ये वायरस अगर म्यूटेट हुआ, जिसके चांसेस कम है, उस वक्त कुछ हो सकता है, और या जैसे ही हम लोग लॉकडाउन सब खत्म होगा तो उसमें जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं बंदे, उन्हें इन्फेक्शन हो जाए, उसे हम सेकेंड वेव मान लें। वायरस वही रहे, लेकिन जैसे ही सिनेमा हॉल खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं और एवरी फ्लाइट सब खुल जाती है, तो उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाए, तब मान लें कि भाई हो सकता है ये हो। बट बाय द टाइम प्रोबेबली विल बी हैविंग lots and lots of medicines and lots of knowledge about this virus, and hopefully things will be better. But then spurts can come, like अभी भी इंडिया में जैसे दिल्ली में it is coming down. दिल्ली में 1000 के आसपास पेशेंट्स पर डे आ रहे हैं, जो 3900 थे। तो आगे आगे जैसे ये कम होगा तो ये छुटपुट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आता रहेगा, लेकिन ये है कि मेन जिस तरह इन्फेक्शन हो रहा है वो धीरे धीरे अब द होल इंडिया इन्फेक्टेड है, बट दिल्ली इज एंड बॉम्बे they are coming down, so same thing is going to happen in whole of the India, and finally spurts कहीं चलते रहेंगे, but by the time hopefully we will be having better medicines and vaccine and other things. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुधीर रावल से, जो इंदिरा गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के राजीव गांधी हैं, और उन्होंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को उसके साथ साथ जो कोरोना से संक्रमित लोग थे उनका इलाज किया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी उन्होंने स्टेरॉइड्स के जरिए ट्रीटमेंट के बारे में, तो लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गया है। तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको एक बटन मिलेगा, उसे दबाकर अगर आप चाहें तो आप हमारे सदस्यता अभियान में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि जो दौर पत्रकारिता का चल रहा है उसमें पत्रकारिता को और सच्ची पत्रकारिता को, ईमानदार पत्रकारिता को चलाए रखना आसान नहीं है, और इसलिए सदस्य के रूप में अगर आप सहयोग करना चाहें तो आप इस वीडियो के बाद जो बटन मिलता है उसको दबा सकते हैं, उसको आप वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर और सोशल मीडिया के जो दूसरे हिस्से हैं उन सब पर हम मौजूद हैं, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर रावल, आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।